कक्षा में हम सर्वनाम पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब अपने प्राथमिक ज्ञान से ही जानते हैं कि व्याकरण के अंगों में हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि का अध्ययन करते हैं। संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का नाम हो। ठीक है, तो जब हम कोई बात करते हैं या कोई वाक्य निर्माण करते हैं तो हम जब किसी नाम का प्रयोग करते हैं तो जब वही नाम बार बार उस वाक्य में दोहराए जाने लगे तो फिर हम उस नाम के स्थान पर किसी अन्य शब्द का प्रयोग करने लग जाते हैं। और यही जो शब्द जो हमने संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करना आरंभ किया वही सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक उदाहरण देती हूँ कि हम सब मिलकर बगीचे में खेलने गए। बगीचे में हमने देखा तरह तरह के फूल खिले हैं। बगीचे में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। बच्चों के हाथ में बॉल, आइसक्रीम, गुब्बारे आदि थे। अब इसी वाक्य को मैं जब सर्वनाम शब्द के साथ प्रयोग करने लगती हूँ तब मैं प्रयोग करूँगी कि हम सब मिलकर बगीचे में गए। वहाँ पर तरह तरह के फूल खिले थे। वहाँ पर कई बच्चे थे। उन बच्चों के हाथ पर गुब्बारे आदि थे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बगीचे के स्थान पर वहाँ प्रयोग करने लग गई, बच्चों के स्थान पर उन शब्द का प्रयोग करने लग गई। तो ये जो उन और वहाँ इस प्रकार के जो शब्द हैं यही सर्वनाम कहलाते हैं। तो आइए हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, कौन, वह, कुछ आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। भेद अर्थात प्रकार। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जिनमें पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक अर्थात हम जो आपस में जब हम किसी से बात करते हैं, हमारी जो भी क्रियाएं होती हैं वो कम से कम उसमें 2 लोग होंगे, एक मैं और एक अन्य जो सुन रहा है या जिसे मैं ये बता रही हूँ। तो जो कह रहा है वह होता है उत्तम पुरुष और जिससे बात की जा रही है, जिससे कोई बात कही जा रही है वह होता है मध्यम पुरुष। और एक और हमारी बातचीत का विषय हो सकता है जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है लेकिन हम उसके संबंध में भी कोई बात कर रहे हैं, वह हो गया अन्य पुरुष। निश्चयवाचक जहाँ पर हम किसी वस्तु के लिए निश्चित है या मेरा है उस समय जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा वह है निश्चयवाचक। फिर अनिश्चयवाचक जहाँ पर हम उस वस्तु के संबंध में निश्चित नहीं है, वहाँ पर हम अनिश्चयवाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार हम कौन, कब, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर होता है संबंधवाचक, जो, सो, जिसका, उसका। उसी प्रकार निजवाचक, आप, अपने आप, खुद या स्वयं। इसके आगे हम इसके प्रकारों को विस्तार में समझेंगे। सर्वनाम के प्रकारों में पहला प्रकार है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक अर्थात हम जब बातचीत करते हैं तो मैं उपस्थित होता हूँ या मैं होता हूँ या हम होते हैं, जो हम कहने वाले हैं, हमारे सामने जो सुनने वाला है, और एक तीसरा होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को उदाहरण में संक्षेप में समझाया था। अब इसको हम विस्तार से इसका उदाहरण सहित हम इसको समझते हैं कि उत्तम पुरुष जब कहने वाला स्वयं को संबोधित करता है तो इन अपने आप को संबोधित करने के लिए मैं अपना नाम उच्चारण नहीं करती हूँ बल्कि मैं अपने नाम के स्थान पर मैं, मेरा, मुझसे, मुझे या फिर हम इसलिए पुरुषवाचक उत्तम पुरुष में सम्मिलित किया गया है क्योंकि जब भी हम शब्द का प्रयोग करते हैं, हमारे शब्द का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर मैं, जब हम समूह में उपस्थित हैं लेकिन वहाँ पर मैं भी उपस्थित हूँ, कहने वाला भी उपस्थित है, तभी वह हम शब्द या फिर हमारा शब्द का प्रयोग करता है। इसलिए हम जो है वो उत्तम पुरुष में सम्मिलित किया गया है, शामिल है। इसका एक उदाहरण जैसे मैंने कार्य पूर्ण कर लिया। दूसरा हुआ मध्यम पुरुष। इसमें कहने वाले के सामने जो
उपस्थित है, जिसके समक्ष यह बातचीत की जा रही है, जिसके साथ बातचीत की जा रही है, तो इसमें सुनने वाले के लिए संबोधन किया जाता है। जैसे जब हम अपने सामने कोई, हमारे सामने कोई खड़ा है, हम उसके साथ बात करते हैं, तब भी हम बार बार उसका नाम उच्चारण करके या उसका नाम दोहराकर उसके साथ बातचीत नहीं करते हैं, वरन हम उससे बातचीत करने के लिए तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप जैसे संबोधन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, तुमने मिठाई खाई या नहीं, तो यहाँ तुमने शब्द उनके लिए प्रयोग किया जा रहा है जो व्यक्ति सामने उपस्थित है, और निश्चित ही उस व्यक्ति का कोई न कोई नाम जरूर है, लेकिन मैंने उस नाम अर्थात संज्ञा शब्द का प्रयोग उसके साथ बातचीत करने के दौरान नहीं किया, वरन मैंने उसके साथ बातचीत करते हुए मैंने तुमने शब्द का प्रयोग किया। अब आते हैं तीसरे प्रकार पर, जो कि अन्य पुरुष, अर्थात जब दो लोग बातचीत कर रहे हैं, एक हो गया उत्तम पुरुष, दूसरा हो गया मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हमारे बातचीत में बात करते हुए किसी का उल्लेख किया जा रहा है, वो अन्य पुरुष अर्थात वो वहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो जब वहाँ पर जो उपस्थित नहीं है, तब हम उस व्यक्ति का नाम बातचीत के समय शुरुआत में तो एक बार उस व्यक्ति का नाम हम लेते हैं, लेकिन फिर बाद में हम उन तीसरे व्यक्ति के लिए उनका, उसे, वह, उन्होंने, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, रास्ते में उनका घर पड़ता है, तो यहाँ पर उनका जो है यह तृतीय पुरुष या फिर अन्य पुरुष जो वहाँ उपस्थित नहीं है, उसके लिए संकेत के रूप में प्रयोग किया गया है। सर्वनाम के द्वितीय प्रकार में है निश्चयवाचक। जब हम संज्ञा के स्थान पर किसी ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिसमें हम उस संज्ञा शब्द के लिए निश्चित हो, हमें ये पता हो कि यह वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी जो है वह कौन है या किसका है, और वह निश्चित शब्द जो होता है वह यह, वह, इसे, उसे आदि के द्वारा संकेत किया जाता है, संबोधित किया जाता है। अर्थात तो हमने निश्चयवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा होगी वो होगी जब हम वस्तु, व्यक्ति, प्राणी आदि के विषय में निश्चित हो, तब निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ उदाहरण देखिए, यह किताब मेरी है, तो यहाँ पर यह जो शब्द है, इससे पता चल रहा है कि इस किताब का जो मालिक है या यह किसकी किताब है, हम उसके लिए निश्चित है, हमें ये पता है, और तभी हम उसे पूरे निश्चय के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि यह किताब। तो जब हम यहाँ पर यह को हटाएंगे तो वहाँ पर कोई ना कोई नाम आएगा, अर्थात यहाँ शब्द का प्रयोग फिर से किसी संज्ञा या उस किताब का जो नाम है, किताब के नाम के लिए हमने प्रयोग किया। अनिश्चयवाचक, जब हम वस्तु, व्यक्ति या संज्ञा शब्द के लिए अनिश्चित हो, हमें पता ना हो, तब हम ऐसे संज्ञा शब्द के स्थान पर कोई, कुछ, कहीं, किसी आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब हम दरवाजे पर दस्तक हो रही है या आवाज दी जा रही है और हमें पता नहीं है, हम निश्चित नहीं है कि बाहर कौन आया है, तब हम उसके लिए कहेंगे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी या बाहर कोई खड़ा है। तो हमें से पता चलता है कि जो संज्ञा शब्द है, जो इंसान या जो कोई प्राणी, ऐसा कुछ भी है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो हम उसके लिए कुछ, कोई, किसी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर है चौथा प्रकार प्रश्नवाचक। जब हम उस संज्ञा शब्द के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, किसका है, कौन है, कहाँ है, कितने की है, तो इन शब्दों को जब हम हटाते हैं तो उसके प्रत्युत्तर में हमें हमेशा कोई न कोई एक संज्ञा शब्द मिलेगा। जैसे कि अगर हमने पूछा कि बाहर कौन खड़ा है, और हमें उत्तर मिला कि बाहर माली खड़ा है, तो जो माली है वो एक संज्ञा शब्द है, तो माली के स्थान पर हमने कौन शब्द का प्रयोग किया था। तो हमें ये समझ आया कि जब हम संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कौन, कब, कहाँ, किसे आदि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के पांचवें प्रकार में होता है संबंधवाचक। संबंधवाचक, जब हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो, सो, जिसका, उसका, जैसे, वैसे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के लिए,
जो बोओगे सो काटोगे। अगर हम यहाँ पर जो और सो को हटाना चाहें और जो के स्थान पर अगर मैंने कहा कि बबूल बोओगे बबूल काटोगे, तो हमें जो और सो दोनों के स्थान पर जो संज्ञा शब्द प्राप्त हुआ वो था बबूल। तो इस प्रकार हमें पता चला कि संबंधवाचक मतलब कार्य और उसके प्रभाव दोनों को, जब हम संबंध दोनों के बीच संबंध स्थापित करना चाहते हैं और उनके लिए किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम का छठवां प्रकार है निजवाचक। निजवाचक जिसमें हम अपने आप अर्थात जिसमें व्यक्तिगत रूप से मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ या कर रहा है, किया जा रहा है, उस समय वाक्य में अपने आप के लिए, व्यक्तिगत के लिए शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तब वह निजवाचक कहलाता है। इनके लिए जो निजवाचक सर्वनाम है, इनके लिए जो शब्द होते हैं वह होते हैं स्वयं, खुद, अपने आप। ठीक है, तो उदाहरण के लिए रूपम ने यह चित्र स्वयं बनाई है। जब हम यहाँ पर स्वयं को हटाना चाहेंगे और संज्ञा शब्द का प्रयोग करना चाहेंगे, रूपम ने यह चित्र स्वयं बनाया, मतलब इसमें और किसी की भागीदारी नहीं है और वहाँ पर वह और किसी से मतलब वहाँ उपस्थित दूसरा कोई अन्य नहीं है, वह अपने आप पर बता रही है। और व्यक्तिगत रूपम के बारे में यह बात की गई है कि रूपम ने यह चित्र स्वयं बनाया, खुद से बनाया, और या फिर इसके लिए हम अपने आप बनाए। इन तीनों ही शब्दों का प्रयोग कर सकते थे। जब हम यहाँ पे स्वयं हटाएंगे या फिर अपने आप हटाएंगे यहाँ से, तो हमें संज्ञा शब्द मिलेगा और उसके उत्तर में हमें मिलेगा रूपम। तो इस प्रकार से हमने आज जाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और उन भेदों को या उनके प्रकार को पहचानने के तरीके हैं। आइए हम सर्वनाम से संबंधित कुछ अभ्यास करके देखते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये जो उदाहरण है ये सर्वनाम के किन प्रकारों से लिए गए हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई, यहाँ पर आप जो शब्द है वह मध्यम पुरुष के लिए है, तो जब हम इसके प्रकार लिखेंगे तब हम इसमें लिखेंगे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। उसी प्रकार पुनः जब हमने यहाँ पर तुमने कविता याद की या नहीं, इसमें भी फिर से हमने मध्यम पुरुष का ही प्रयोग किया, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है, यह स्थान ऐतिहासिक है। जो कह रहा है कहने वाले को यह निश्चित है कि यह स्थान या उसके बारे में पूरी जानकारी है कि यह स्थान ऐतिहासिक है, इसीलिए उसने जब उस स्थान को दर्शाने के लिए यह शब्द का प्रयोग किया, पूरे विश्वास के साथ उसने कहा यह स्थान ऐतिहासिक है, तो यहाँ पर यह शब्द जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रकार हुआ। अपने आप को सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रखना चाहिए। यहाँ पर अपने आप अर्थात स्वयं को, खुद को, व्यक्तिगत रूप से हमें या हर इंसान को, हर व्यक्ति को, तो यहाँ पर अपने आप शब्द का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। आज शाम को कुछ मेहमान आएंगे। यहाँ पर कुछ शब्द से हमें यह पता चला कि हम उन मेहमानों के संबंध में निश्चित नहीं है, अर्थात कुछ शब्द जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम को का संकेत देता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आशा है आप लोगों को सर्वनाम से संबंधित जो जानकारी प्राप्त करनी थी, जो भी इसके विषय में संशय था वह आप लोगों का संशय पूरा हो गया या फिर उसमें आपको मदद मिली। तो सर्वनाम से संबंधित जो विषय था आज यही समाप्त।